गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो वेक्टर की इस सीरीज़ के अंदर अब तक हम वेक्टर 2D रेजुलेशन पढ़ चुके हैं और आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे वेक्टर रेजुलेशन इन 3D और इसके बाद पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इक्वेशन। ठीक है जी। तो वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D का मतलब 3D डायमेंशन। 2D डायमेंशन में हमने देखा था एक XY प्लेन में कैसे एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे। यहां पे बात करेंगे वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D। तो वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D में कैसे करेंगे ये देखें। अगर यहां पे मैं एक एक्सिस बनाता हूं, इधर की तरफ बनाता हूं X, इधर की तरफ बनाता हूं Y और इधर की तरफ बनाता हूं Z। यहां पे अगर मैं एक क्यूब क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे क्यूब क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमें एक वेक्टर को 3D के अंदर देखना है, तो इसको मैं एक क्यूब के अंदर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे इजीली यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, इसको थोड़ा आगे यहाँ पे और एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट और ये जो वेक्टर मेरे पास होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको 3D में। ये वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा 3D में। अगर इस x के साथ इसका एंगल मान लेता हूं मैं अल्फा और y के साथ इस वेक्टर का एंगल मान लेता हूं बीटा और z के साथ इस वेक्टर का एंगल मान लेता हूं गामा। ठीक है, जनरली जब हम 2D रेजुलेशन की हमने बात की थी, किसी वेक्टर को अगर हमें कंपोनेंट करने हैं तो वहां पे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वहां पे करते थे। एक कंपोनेंट आता था मेरे पास कॉस के टर्म में और एक मेरे पास आता था साइन के टर्म में। लेकिन अगर 3D में कोई वेक्टर है, यानी वो x में भी है, y में भी है और z में भी है, तो इस तरह के वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल कंपोनेंट की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। इसके लिए एक डिफरेंट रूल होता है जिसको बोलते हैं कॉस साइन डायरेक्शन रूल। क्या बोलते हैं? कॉस साइन डायरेक्शन रूल। अब मैं इसको जरा यहाँ पे बनाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि कैसे इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये XY है, ये मेरे पास Z है। अच्छा, ये वेक्टर था मेरे पास, तो अगर इस वेक्टर को मैं इधर बना लेता हूँ, ये वाले वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो X के साथ इसका एंगल है अल्फा, Y के साथ है बीटा और Z के साथ इस वेक्टर का एंगल है गामा। ठीक है, तो एक बात तो ये है। ओके, अगर मैं इस वेक्टर का नाम यहाँ पे देता हूँ वेक्टर A। क्या नाम देता हूँ? वेक्टर A। अगर इसको वेक्टर A में बोल देता हूं तो यहाँ पे अगर इस वेक्टर A का मैं कंपोनेंट करूंगा, इस वेक्टर A का अगर कंपोनेंट में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ से मिलेगा वेक्टर AX इक्वल टू A कॉस अल्फा। क्यों लिखा मैंने AX? यानी प्रोजेक्शन ऑफ A इन डायरेक्शन ऑफ X। ठीक है जी। Y का प्रोजेक्शन क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा A कॉस बीटा और Z का प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या लिखूंगा? A कॉस गामा। ये लिख सकते हैं। इतनी बात मुझे समझ आती है। अब यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कॉस अल्फा इक्वल टू AX बाय A। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, चलो अभी इसकी बात करेंगे। कॉस अल्फा AX बाय A हो गया और यहां से कॉस बीटा, पहले ये लिख लेते हैं फिर उसके बाद में बताऊंगा कि इसको बोलते क्या है। AY अपॉन A और इसके बाद लिखूंगा कॉस गामा, तो ये मेरे पास होगा AZ अपॉन A। सिंपल सी बात है। अब अगर ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, अगर ये चीज मैं यहां से लिखता हूं तो इसको इक्वल में क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पे इसके इक्वल में लिख सकता हूं AX बाय A इसका होल स्क्वायर, AY बाय A इसका होल स्क्वायर और AZ बाय A इस कंप्लीट का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, अगर इनका मैं पूरा स्क्वायर ओपन करता हूँ तो नीचे मेरे पास एक टर्म आएगी जिसको बोलेंगे A स्क्वायर। भाई पूरा स्क्वायर यहाँ से नीचे ले सकते हैं और ऊपर मेरे पास क्या आएगा? ऊपर आएगा AX स्क्वायर, AY स्क्वायर और नीचे मेरे पास आएगा AZ स्क्वायर।
आई होप ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। इसको नीचे का एलसीएम लिया हमने तो ऊपर आया ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, अगर इसको मैं एक वेक्टर के फॉर्म में देखना चाहूँ, यानी अगर इस ए का मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो इस ए का मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा, यहाँ पे इस ए का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, इसको इस फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं ए जेड के कैप। तो ये मेरे पास है वेक्टर, और इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको लिखूंगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा इस तरीके से। तो वेक्टर ए और नीचे मेरे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, इसको अगर मैं इस वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऊपर मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मुझे यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये कंडीशन मेरे पास निकल करके आएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन रूल, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और रूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर को मुझे 3D में दिखाना है तो इस वेक्टर का जो यहाँ पे सम एंगल्स का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये मेरे पास है इस तरीके से, जैसे मेरे पास है 3D वेक्टर, ये दिख रहा होगा सबको, ये x मान लीजिए आप नीचे वाला, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। अब ये वेक्टर जो आपके पास है कुछ ऐसे दिखेगा 3D में, आई होप ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये x है, ये y है और ये z है, और ये वेक्टर 3D में कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस वेक्टर का x के साथ जो अल्फा एंगल है, इस वेक्टर का y के साथ जो बीटा एंगल है, और इस वेक्टर का z के साथ जो गामा एंगल है, इन तीनों को अगर कॉस के फॉर्म में मैं रखता हूं और उनका स्क्वायर करता हूं तो अगर वो 1 आता है तो मैं बोल सकता हूं कि इस वेक्टर को 3D में डिफाइन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर एंगल्स पे। अगर इन एंगल्स का जो कॉस स्क्वायर करने के बाद, यानी ये जो एंगल यहां से बनेंगे उनको अगर कॉस में रखूंगा और उनका स्क्वायर करूंगा, अगर वो वैल्यू 1 नहीं आती है तो मैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू 1 नहीं आएगी, यानी इस वेक्टर को मैं इस 3D प्लेन में इन एंगल्स पर डिफाइन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। यानी उन सभी एंगल का जो स्क्वायर करने के बाद जब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं रखूंगा तो वो वैल्यू मुझे 1 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप नोट करो, बड़ा सिंपल सा है ये। इसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि यहां पे सवाल आपसे कैसे पूछेगा। बड़े सिंपल से सवाल पूछ सकता है। जैसे अगर 2D में होता तो सिंपल आप इस कंपोनेंट को ब्रेक करके लिख देते। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहां पे बोलता हूं, क्वेश्चन मुझे कैसे देगा, क्वेश्चन मुझे देगा, आपको दे देगा वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। सपोज करो ऐसे आपको वेक्टर दे दिया और बोल दिया कि फाइंड आउट एंगल विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, y एंड z एक्सिस। क्या बताना है, फाइंड आउट एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू x, y और z एक्सिस। एक बार इसको ट्राई करेगा, फिर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, सिंपल सा ही सवाल है। ओके, अगर मुझे इस वेक्टर का एंगल बताना है x, y और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, क्या मैंने आपको बताया ए एक्स अपॉन मेरे पास क्या होता है a बाय, जैसे मैं इसको लिख देता हूं यहां पे cos अल्फा इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई ए, ये मैंने लिखाया था आपको। तो अगर अल्फा एंगल किसके साथ था, x वाली एक्सिस के साथ था, तो ए एक्स अपॉन ए लिखेंगे। ए एक्स यहाँ पे कितना है, ए एक्स यहाँ पे है, पहले मैं लिख देता हूँ, ये है मेरे पास 2, और वेक्टर ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है,
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, आई वाले के साथ आई वाले का स्क्वायर करेंगे, जे वाले का जे वाले के साथ, और प्लस ये करेंगे -3 स्क्वायर। तो वेक्टर ए कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 4 + 9 + 9। तो वेक्टर ए यहाँ से कितना होगा, ये आएगा 22। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आया मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर ए का। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है एक्स वाई और जेड के एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो कॉस अल्फा क्या लिखूंगा, ये मेरे पास था ax/a। ax की वैल्यू कितनी है, वहां से आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो मेरे पास होगा ax अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, √22। तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये आएगी कॉस इनवर्स 2/√22। ठीक है, ये आएगी √22। तो एक आंसर तो ये हो गया मेरे पास। अगर यहां से कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकल के आती तो आप अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स के फॉर्म में इस एंगल को यहां पे लिख सकते हैं। वैसे तो इसको आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पे यूज होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपको गेट वगैरह के एग्जाम में मिलता है। लेकिन जेई और एडवांस इस तरह के या नीट के एग्जाम में इस तरह की वैल्यू आपको यहाँ पे लीव कर देनी है, और अगर वो एंगल भी पूछेगा तो इस वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा कि इस वैल्यू को एंगल की फॉर्म में इतना बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉस बीटा की, कॉस बीटा मेरे पास होगा ay/a। ay मेरे पास क्या है 3 और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2। तो बीटा यहाँ से कितना होगा कॉस इनवर्स, और ये होगा 3/√22। ठीक है, √22 नीचे वाला √22 है। और कॉस गामा की अगर मैं बात करूंगा ये कितना होगा, ये होगा az/a। az की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन ये मेरे पास क्या है √22। तो गामा कितना आ जाएगा यहाँ से, गामा आएगा कॉस इनवर्स -3/√22। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो आ गया इनवर्स की फॉर्म में। अब सपोज करो कि अगर कुछ इस तरीके से आ जाती है ये चीज़, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, सपोज करो कॉस अल्फा मेरे पास कितना आ जाता 1/2 आ जाता। ये तो एक रैंडम वैल्यू हमने ली है तो इस तरीके की फॉर्म में आ गया। अगर cos अल्फा 1/2 हो जाता तो हम इसको प्रॉपर कैसे लिखते, cos अल्फा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, ये वैल्यू होती है cos 60 की। तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाता 60 डिग्री आ जाता। इस केस में अगर सपोज ये अल्फा ऐसे ना होके यहाँ पे 1/2 होता तो इस फॉर्म में पूरा एंगल निकाल करके फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो आप इसको नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा सवाल है, 2i कैप + 3j कैप - 3k कैप। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये सवाल मैंने आपको करा दिया कि कैसे कंपोनेंट की फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बेस पे रेजोल्यूशन ऑफ 3D में और क्या सवाल आपसे पूछ लेगा, और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, इफ अ वेक्टर डिफाइन एंगल 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, फाइंड एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या लिखा मैंने क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर डिफाइंड एंगल 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, फाइंड एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू z एक्सिस। बड़ा सिंपल सा सवाल है। जो बेसिक कोसाइन रूल मैंने आपको लिखा है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सिंपल आंसर निकाल लेंगे। तो एक बार इसको आप ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक, आप क्वेश्चन को ट्राई किया कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट आपको देनी है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखना है, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी।
ठीक है। तो ओके 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो मुझे पता है कि अगर जेड में एंगल पूछ रहा है और एक्स और वाई में दिया है तो कहीं ना कहीं 3D प्लेन की बात कर रहा है यहाँ पे, और 3D प्लेन में अगर मुझे एंगल निकालना है तो कोसाइन रूल का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जो मेरे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये है मेरे पास। ओके अल्फा मुझे एंगल दिया है कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से लिखूंगा कॉस 60, इसका लिखूंगा स्क्वायर, और ये मुझे दिया है कॉस 45, इसका लिखूंगा स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा ये मुझसे पूछा है और ये इक्वल टू मेरे पास होगा 1। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू मेरे पास होता है 1। ये होगा 1/4, ये होगा 1/2, ये होगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस 1/2, इस वैल्यू को इधर लेके आ सकते हैं -1/4। तो ये कितना होगा, इसका एलसीएम लेता हूँ मैं 4, ये आएगा 4 माइनस 2 माइनस 1, कितना होगा ये होगा मेरे पास 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई 1/4, यानी कॉस गामा कितना आएगा यहाँ से, अगर इसको अंडर रूट 1/4 हो जाएगा ये कॉस गामा, यानी कॉस गामा की वैल्यू आएगी 1/2, और 1/2 में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉस 60, यानी गामा मुझे कितना मिला 60 डिग्री। गामा 60 डिग्री आने का मतलब कि इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा 60 डिग्री, एक्स के साथ कितना होगा 60 और वाई के साथ कितना होगा 45। तो इस तरह के वेक्टर को 3D में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा उनका सोल्व करने के बाद जो सम है, स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, सम करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए, तभी ऐसे वेक्टर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसको आप नोट करो, गामा की वैल्यू हमें निकालनी थी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। एक छोटा सा नोट मैं आपको लिखाने वाला हूँ, चलिए एक नोट लिखते हैं छोटा सा। एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है मेरा, क्वेश्चन क्या है, इसको नोट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में, नोट की फॉर्म में। क्या लिखेंगे, इज इट पॉसिबल टू construct a vector having angle 45 degree with respect to all x, y and z axis। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। Is it possible to construct a vector having angle 45 degree with respect to all x, y and z axis? यानी क्या कोई ऐसा वेक्टर बनाना पॉसिबल है जिसका तीनों एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री हो? तो ये हमें कैसे पता चलेगा, एक हमने कोसाइन रूल देखा है। क्या देखा है कोसाइन रूल, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अगर 1 आ जाए तो वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो वेक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। यानी अगर यहाँ पे लिखता हूँ cos 45 स्क्वायर, और यहाँ से लिखता हूँ cos 45 स्क्वायर, और यहाँ से लिखता हूँ cos 45 स्क्वायर, ये कितना होगा, ये होगा 1/√2 होल स्क्वायर, 1/√2 होल स्क्वायर, और ये होगा 1/√2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 और 1/2 ये आएगा। इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर कितना आएगा 3/2। ये वैल्यू तो 3/2 आई, और आनी कितनी चाहिए थी, वैल्यू आनी चाहिए थी 1, और आई कितनी 3/2, यानी दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। ये छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। तो अब हम एक ऐसा वेक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो इसके साथ तीनों एक्सिस के साथ एंगल कितना हो 45 डिग्री हो। जैसे मैंने 3D में भी आपको बताया था कि अगर मेरे पास
एक्स वाई और जेड कुछ इस तरीके से होते हैं, और किसी वेक्टर को इस प्लेन में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इस वेक्टर को किसी प्लेन में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो वह पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसका तीनों एक्सिस के साथ एंगल आपके पास 45 डिग्री हो। ठीक है, जैसे ये मेरे पास 3D है, इसको मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ आपको। ये है मेरे पास 3D में, तो एक वेक्टर अगर ऐसे होगा तो इस वेक्टर का ऐसा कोई इस वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि x के साथ भी 45 हो एंगल, y के साथ भी 45 हो और z के साथ भी 45 हो। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई एंगल कम ज़्यादा होगा तभी इस वेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 45 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इस नोट पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो इसको आप नोट करें। फिर इसी के साथ वेक्टर रेजोल्यूशन 3D यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो तरह के टाइप मैंने आपको पहले नहीं लिखाए थे, मैंने बोला था कि उसको मैं आगे बताऊंगा, तो उसको हम देख लेते हैं, जिसका नाम है सबसे पहले पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम origin is called position vector। सबसे पहला पॉइंट ये है, वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है? अच्छा, पोजीशन वेक्टर इसमें आप लिख सकते हैं, इट इज specify the space of particle। it is specify the space of particle with respect to origin। it is specify the space of particle with respect to origin। ये दो तरह की डेफिनेशन जनरली बोली जाती है पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब ये जो ओरिजिन है, इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब यहां पे होता है रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, जहां से आप सारी कहानी देखेंगे। तो इस ओरिजिन को ही बोलता हूं रेफरेंस पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है x और ये मेरे पास होता है y। तो पोजीशन वेक्टर में कैसे दिखाऊंगा? पोजीशन वेक्टर इस तरीके से मैं दिखाऊंगा, यानी अगर मैं यहाँ पे देखूंगा और इस तरीके से देखूंगा और यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट P, ये कितना चला यहाँ से, ये डिस्टेंस होगा x, ये डिस्टेंस मेरे पास होगा y। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा x और ये डिस्टेंस मेरे पास होगा y। इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, ये लिख सकते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल r से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, यानी ये वेक्टर कितना होगा? स्मॉल r। इतनी बात समझ आ रही है हमें? और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इसकी r कैप, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इसको पोजीशन वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूंगा x i कैप प्लस y j कैप। लिख सकते हैं भाई x i कैप और y j कैप, क्योंकि पॉजिटिव में है पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? या तो इसको लिखेंगे r या लिखेंगे सिंपल r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है जी, एक बात ये हो गई सिंपल सी, किसके बारे में? पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला यहाँ से, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने यहाँ पे वेक्टर को भी डिफाइन यहाँ पे किया, ये स्पेसिफाई है। अगर यहाँ से डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। आर कैप कितना होगा यहाँ से? आर कैप मेरे पास होगा वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ओके, आर कैप कितना है यहाँ से? वेक्टर कितना है? ये मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अंडर रूट होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी, किसकी? डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर कैप वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 2 डायमेंशन में। किस में डिफाइन किया है? 2 डायमेंशन में। अगर इसी को मैं 3 डायमेंशन में डिफाइन करना चाहूँ, किसमें? 3 डायमेंशन में, तो क्या लिखूंगा?
वेक्टर आर मेरे पास हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी 3D में एक्स वाई और जेड प्लेन में। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से। और अगर इसका डायरेक्शन में लिखना चाहूँ, डायरेक्शन क्या लिखूंगा, वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर आर क्या बोलेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और अंडर रूट कितना होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास आया डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन 3D प्लेन। अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं। इस ओरिजिन, यानी ओरिजिन मेरे पास कहाँ होगी, यहाँ पे होगी मेरे पास ओरिजिन। ओरिजिन किसको मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट को मानेंगे। अब सपोज करो कि ये है आपका घर, यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल एच, ओरिजिन पे क्या है आपका घर। और सपोज करो ये है आपकी कोचिंग, क्या है आपकी कोचिंग। अगर आपको घर से कोचिंग तक जाना है पढ़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, इस ओरिजिन से स्टार्ट करोगे और यहाँ से कुछ आगे मूव करते करते यहाँ पे पहुंचोगे। ये एक्स और वाई, ये 2D की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे आप दिखा सकते हो कि मैं एक्स में चला हूँ आई कैप आई डायरेक्शन में, और जे डायरेक्शन में कितना चला हूँ, इतना डिस्टेंस मूव किया है वाई, तो इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के बारे में, इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर ही इस पोजीशन वेक्टर को यूज करेंगे और वहीं से आपके पास सवाल बनेगा दोनों को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, लिख लिया होगा आपने पोजीशन वेक्टर के बारे में कि किसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा था। इसके बाद अब बात करेंगे किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ये देखते हैं अभी। पोजीशन वेक्टर आई होप हम सब लोग समझ गए। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो हमें पता है, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये क्या होता है, ये होता है इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होता है ये, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से इसको बनाना है आपको। ठीक है, ये है x और इसको थोड़ा और बना लेते हैं ऊपर की तरफ, ये मेरे पास y। ठीक है जी, ये मेरे पास होती है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस ओरिजिन को मैं यहां पे लिख देता हूं हाउस। क्या लिख देता हूं, हाउस लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं मैं, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं और इसको मैं यहां पे मिलाता हूं इधर की तरफ। ये मिलाया मैंने, थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसको। अगर इसको थोड़ा सा मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये मिला मुझे। इसके बाद एक वेक्टर में इधर बनाता हूं, देखो ये बनाया मैंने। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पे इसको कंस्ट्रक्ट करता हूं इस तरीके से, ये एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इसका नाम दूंगा a, इसका नाम दूंगा b, इसको बोलूंगा वेक्टर r, इसको बोलूंगा वेक्टर r1, इसको बोलूंगा वेक्टर r2। सिंपल सी बात है। a के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने होंगे, a के कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, और b के कोऑर्डिनेट कितने होंगे x2 और y2। ठीक है जी, x2 और y2। ठीक है, अब ये जो वेक्टर a है, ये b यहाँ पे हो गया a, इसको मान लो आप शॉप और इसको मान लो आप कोचिंग। ठीक है, मैं आपको समझाने के पर्पज से भी यहाँ पे लिखा रहा हूँ और जो बुक के अंदर है वो भी। अगर आप इसको एग्जाम में लिख के आएंगे या इसको समझेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे ओरिजिन, ये होगा a और ये होगा पॉइंट b। अब देखो, ये जो r मेरे पास होता है इसी को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये क्या है, अब सपोज करो कि आप अपने घर से चले
कहाँ पे, आपको घर से जाना था कोचिंग, आपको घर से कहाँ जाना था, कोचिंग जाना था, तो एक सीधा रास्ता ये होता। तो अगर आप सीधे रास्ते को फॉलो करते तो फिर तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाता। आपने क्या किया, आप सीधे में जा करके आप पहले थोड़ा मस्ती करते हुए पहले गए, और घर से लेके कहाँ पे गए, पहले गए शॉप पे कि पहले थोड़ा खा पी लेते हैं फिर उसके बाद कोचिंग में जाएंगे। तो आप चले गए यहाँ पे शॉप के पास, शॉप के पास जाने के बाद फिर आप किधर गए, कोचिंग की तरफ गए। तो एक तो R1 ये शॉप के लिए आपका हो गया पोजीशन वेक्टर, और एक मेरे पास हो गया R2 कोचिंग के लिए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो डिफरेंस होगा, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यानी इस R को मैं क्या लिख सकता हूं, इस R को लिख सकता हूं मैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये लिख सकते हैं भाई। शॉप और कोचिंग के बीच का डिस्टेंस होगा, रेफरेंस पॉइंट आपका वही है, ओरिजिन आपका घर ही है अभी भी। ठीक है, ओरिजिन अभी भी आपका क्या है, घर ही है। तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा मेरे पास, ये देखो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, इस R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर R1 को, इसको लिख सकते हैं x1 i कैप y1 j कैप। वेक्टर R2 को क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप y2 j कैप, ये लिख सकते हैं। तो वेक्टर R मेरे पास क्या होगा, R2 माइनस R1, रखो जरा इसमें वैल्यू कितनी होगी, x1 i कैप y1 j कैप माइनस ये मेरे पास होगा, ये होगा x2, क्योंकि R2 की बात कर रहे हैं, ये होगा x2 और ये मेरे पास होगा y2, ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये लिख सकते हैं। ये क्या है, वेक्टर R। तो वेक्टर R किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस कंडीशन में आया, ये मेरे पास आया इन 2 डायमेंशन। किस में आया, 2 डायमेंशन। और अगर इस R वेक्टर का डायरेक्शन में देखना चाहूं, अगर ये मेरे पास वेक्टर R है तो इसको R कैप की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो उस 2D में अगर इसकी डायरेक्शन देखना चाहूं मैं R कैप, इसको क्या लिखूंगा, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी इसको क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप डिवाइड बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मेरे पास है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ओरिजिन से चलेंगे, शॉप और कोचिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो डिफरेंस होगा डिस्प्लेसमेंट में, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसको आप नोट करो, फिर 3D में मैं आपको लिखाता हूँ कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन R2 माइनस R1। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई मेरे पास। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने इधर वाला। अब मैं इसको इधर ही 3D में आपको बताता हूँ कि कैसे इसको 3D में डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, 3D में कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। 3D में कैसे लिखेंगे, 3D में इसको लिखेंगे इस तरीके से भाई। R वेक्टर यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, x2 माइनस x1, तो ऐसे ही यहाँ पे वेक्टर R मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस Z2 माइनस Z1 k कैप, ये आ गया। अगर यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहूँ मैं, मैग्नीट्यूड क्या लिखूँगा यहाँ से, ये लिखूँगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। यानी अगर किसको मैं 3D प्लेन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकते हैं। और R कैप मेरे पास क्या होगा, वेक्टर R मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। R कैप कितना होगा, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप Z2 माइनस Z1 k कैप और अंडर रूट यहाँ से लिखेंगे कंप्लीट का स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। ये मेरे पास आएगा डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ 3D प्लेन। डायरेक्शन किसका, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करो, फिर इसके बेस पे कुछ सवाल हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, इसे आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर सकते हैं। आई होप 3D में आपने नोट किया होगा कि कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए देखो मैं इधर वाला यहाँ से हटा देता हूँ ये, तो एक नोट पॉइंट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं
देखिए नोट पॉइंट करके मैं लिखाऊंगा यहाँ पे आपको। देखो नोट पॉइंट क्या है मेरे पास, नोट पॉइंट है नोट क्या लिखा मैंने, इफ वी चेंज द origin then it will not be effect to displacement वेक्टर। एक नोट पॉइंट तो ये है, कहने का मतलब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर independent displacement vector independent of position of origin। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी ओरिजिन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। यहां पे लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ओरिजिन क्रिएट इफेक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। यानी अगर यहां से ओरिजिन को चेंज करता हूं तो पोजीशन वेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहां से विद प्रैक्टिकल। जैसे ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ होगा आपके पास, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसको मैंने बोला था कि आपका घर। अब क्या करते हैं, ओरिजिन को चेंज करके देखते हैं कि ये जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी है सही है या नहीं है। तो एक नई एक्सिस में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्या मैंने एक सिंपल सी एक्सिस मैंने इधर ड्रॉ की, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सिंपल सी एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ की। इसको बोल दिया एक्स डैश और इसको बोल दिया मैंने वाई डैश, ठीक है, बोल दिया। यानी ओरिजिन अब यहाँ पे आ गए ओ डैश। इसको क्या बोला, इसको बोला ओ, इसको बोला ओ डैश, ठीक है। जैसे आर वेक्टर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। आर वेक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इन 2D प्लेन की अगर मैं बात करूंगा तो ओ बी माइनस ए, यहाँ से ओ बी और माइनस ओ ए, या फिर R2 माइनस R1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इस ओरिजिन को मैं चेंज करता हूँ और नया, देखो इसको बोल देते हैं R1 वेक्टर, और ये मेरे पास अंदर है जिसको बोला मैंने R2 वेक्टर, ये बोला। अब मैं यहाँ पे ओरिजिन अगर मैं चेंज करूंगा तो ये पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। कैसे, देखो ये शॉप तो यहीं पे है, यानी अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे इसको ड्रॉ करूँगा, ये ड्रॉ करूँगा, और ये मेरे पास क्या होगा R1 वेक्टर डैश, ये होगा नई पोजीशन। और अगर इसको ड्रॉ करूँगा तो ये सिंपल कैसे होगा, ये सिंपल कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये मेरे पास होगा R2 वेक्टर डैश। ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा भाई, एक पुराना यहाँ पे R1 वेक्टर था और R2 वेक्टर था, एक नया यहाँ पे आ गया R1 डैश वेक्टर और R2 डैश वेक्टर। ये भले ही थोड़ा सा क्रॉस करके जाए, वो हमें नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि ओरिजिन को जैसे ही मैंने चेंज किया तो पहले पोजिशन वेक्टर O से यहाँ तक था, कुछ कम था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे किया पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। इसलिए मैंने लिखा कि पोजीशन ऑफ ओरिजिन क्रिएट इफेक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा सेम रहेगा। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी एक्सिस, अगर एक ओरिजिन में और ले लेता हूँ कि तब भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कोचिंग शॉप या फिर बी और ए के बीच का डिस्टेंस, वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ ओरिजिन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिख ले। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बेस पे 2 या 3 सवाल हम देख लेते हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आई होप ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ आया होगा आपको। ओरिजिन को जैसे मैं चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको आप सीधा ड्रॉ कर सकते हैं, ये सीधा इधर से बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं, ये है इधर ऐसे एक्स डैश, ठीक है। तो ओरिजिन को जब मैं चेंज करूंगा, पहले यहाँ पे R1 था इस ओरिजिन से, और जब मैंने O डैश किया तो वेक्टर हो गया R1 डैश और ये हो गया R2 डैश, ठीक है। चलिए अब थोड़े 1-2 सवाल यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे,
if we have position vector 1, 2 and 3, 4, find out डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सिंपल सा सवाल है। क्या बोला मुझे पोजीशन वेक्टर दिया है 1, 2 और 3, 4, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको ट्राई करो, फिर एक बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है मुझे करने, देखो इसको क्या लिखेंगे, ये दिया है मुझे पोजीशन वेक्टर, यानी दिया है R1। कितना दिया 1, 2, 1, 2 का मतलब i कैप प्लस 2 j कैप। R2 मुझे कितना दिया है, ये मुझे दिया है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। ये दिए हैं पोजीशन वेक्टर, और निकालना क्या है मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। कितना होगा ये R2 माइनस R1। R2 कितना दिया है, ये है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, माइनस R1 कितना है i कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, तो R यहाँ से कितना आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये होगा 2 i कैप, और इसको माइनस करेंगे, ये होगा प्लस 2 j कैप। ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड यहाँ से, ये आएगा अंडर रूट 8। कितना आएगा अंडर रूट 8, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए मेरे पास। ठीक है जी, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर पूछेगा, वेक्टर R और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, ये कितना दिया है 2 i कैप प्लस 2 j कैप, ये है वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कितना निकाला मैंने, ये है मेरे पास 2 रूट 2। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंपल सा सवाल था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना था। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, छोटा सा सवाल था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, नेक्स्ट सवाल आपसे बोल देगा, क्या बोलेगा, इफ अ बर्ड मूव 1, -2 to 2, 4, ये कोऑर्डिनेट मुझे दिए। इफ अ बर्ड मूव 1, -2 to 2, 4 एंड स्पीड ऑफ बर्ड इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस बर्ड। क्या बताना है, वेलोसिटी वेक्टर बताना है किसका, इस बर्ड का। तो बर्ड मूव कर रही है, ये कोऑर्डिनेट मुझे दिए 1, -2, 2, 4, स्पीड ऑफ द बर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस बर्ड। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सोल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपने किया होगा ट्राई एक बार, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, इसको पहले थोड़ा सा फील ले लेते हैं कि सवाल में दिया क्या है। देखो जब तक किसी सवाल का फील नहीं आएगा तब तक आंसर निकालने में भी इतना मजा नहीं आता है। तो थोड़ा सा फील ले लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। 1, -2, 2, 4, क्या ये 1, -2 क्या ये मुझे दिया है x1, y1, 2, 4 मुझे दिया है x2, y2, ये मुझे दिया है। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। अगर इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे एक प्लेन में बना लेता हूँ, XY प्लेन। क्या बना लेता हूँ यहाँ पे, XY प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया XY प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास X है और ये मेरे पास Y है। एक प्लेन मैंने बना ली यहाँ पे सिंपल। ठीक है, तो अच्छा इसको ऐसे मत ड्रॉ करो, थोड़ा सा और फील आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको अंदर ही बना लेते हैं। देखो कैसे, ये मेरे पास एक अर्थ का प्लेन है, अर्थ के ऊपर है, मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। ये तो 2D प्लेन होता है मेरे पास। ठीक है, ये होता है X और यहाँ से मेरे पास होता है ये Y। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, यानी x1 में कितना चलेगा 1 और y में कहीं पीछे की तरफ चला होगा
वाई डैश, इसको बोल देंगे। तो -1 कहीं यहाँ पे होगा, तो अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और इसको यहाँ पे देखूंगा, ये कितना होगा यहाँ पे -2, ये मेरे पास होगा 1। तो एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, एक मुझे मिलेगा 2,4, यानी x में चलेगा 2 और y में कितना चलेगा 4, करीब करीब यहाँ पे एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा इधर, यानी एक पॉइंट ये है, यानी ये मेरे पास वेक्टर होगा। ये यहाँ पे इनिशियल ये था a और यहाँ पे मान लिया मैंने इसको b। अगर इस कोऑर्डिनेट को a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो ऐसा कुछ दिखेगा मुझे। यानी ये जो बर्ड है ना, पहले यहाँ पे थी और उड़ के फिर कहाँ पे गई, यहाँ पर गई, इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। पहले ए पे थी फिर गई बी पे। तो ये तो हो गया थोड़ा सा फील, ठीक है जी, ओके। अब इसको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बर्ड मुझे दिए और वेलोसिटी वेक्टर मुझसे पूछा है। अगर इस बर्ड का वेलोसिटी वेक्टर में निकालना चाहूँ, वेलोसिटी वेक्टर देखो डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम, वेक्टर v मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो यहाँ से वेक्टर v अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, v कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो मुझे दिया है, अगर ये v कैप अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मैं इस वेक्टर v की वैल्यू भी यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दिया है। तो अगर इसको मैं सीधा बनाता हूँ यहाँ पे a और यहाँ पे बनाता हूँ b, इस a के कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिए हैं 1,-2 और b के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 2,4, ये दिया है मुझे। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ए बी। तो एक बात आप मुझे खुद बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट ए से बी है, डिस्प्लेसमेंट अगर ए से बी है, तो वेलोसिटी भी तो इधर की तरफ ही होगी, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कैसी होगी। अगर इस ए बी वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो भाई ये जो v होगा, v कैप भी तो उधर ही होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी इस v वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये तो दिया ही है मुझे। और v कैप की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी कैप। ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर जो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि v कैप को लिख सकता हूँ ए बी कैप, यानी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, यानी v कैप, ठीक है। तो ये सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये दिया है मुझे 10 और ए बी वेक्टर को क्या लिखूंगा, इसको मान लेते हैं r2 और इसको मान लेते हैं r1। ये होगा मेरे पास r2 माइनस r1, ठीक है, और अपॉन अंडर रूट r2 माइनस r1 स्क्वायर। यही तो होता था मेरे पास, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये मेरे पास है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए बी वेक्टर, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। ए बी वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से r2 माइनस r1 करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास i कैप, 2 में से 1 माइनस होगा, 4 में से अगर -2 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 6j कैप, ये होगा भाई। 2 में से 1 को माइनस करेंगे i कैप और 4 में से -2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा j कैप। और अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 1 + 36। तो ए बी कैप कितना होगा यहाँ से, ये होगा i कैप प्लस 6j कैप, ये आएगा अंडर रूट 37। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो उसको डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ये आ गया ए बी कैप, यानी डायरेक्शन आ गई। तो वी कैप मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया है, ये मुझे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना होगा आई कैप प्लस 6j कैप और अपॉन अंडर रूट 37। ये मेरे पास आएगा वेलोसिटी वेक्टर। कितना होगा इसका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर होगा 10 ब्रैकेट आई कैप प्लस 6j कैप अपॉन रूट 37। क्यों, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो ये ए बी कैप ये आ जाएगा और मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास सिंपल सा सवाल था 2 डायमेंशन के अंदर। ये थोड़ा सा फील लेने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, वो भी सिमिलर कुछ ऐसे ही है। एक बार ट्राई करेंगे आप उसको, फिर उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मुझे, 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 place 2 point charge Q1 and Q2 place at 1,2 and 2,4, 1,2 and 2,4
4 and attract each other with force 2 Newton. Find out फोर्स वेक्टर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। क्या दिया मुझे? 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 प्लेस एट 1,2 एंड 2,4 एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स 2 न्यूटन। फाइंड आउट फोर्स वेक्टर। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सिंपल सा सवाल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर्स वेक्टर। चलिए, मुझे क्या दिया है? चार्ज की मुझे पोजीशन दी है। तो एक चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं Q1 और एक चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं Q2। ठीक है, यही मुझे दिया है। इस Q1 की पोजीशन कितनी है? 1,2 और Q2 की पोजीशन कितनी है? 2,4। मुझे क्या बोला है सवाल में? मुझे बोला है कि दोनों चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं विद फोर्स 2 न्यूटन। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये निगेटिव, या क्या हो सकता है ये निगेटिव हो, ये पॉजिटिव। लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए दो चार्ज को दोनों अपोजिट चार्ज यहाँ पे होने चाहिए। तो एक फोर्स इधर लगाएगा, देखो ये लिख सकते हैं। अगर इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो या तो इधर होगा F12 या फिर इधर होगा F21। F12 फोर्स बाय 1 ऑन चार्ज 2। ठीक है, अच्छा ये होगा फोर्स। अच्छा डायरेक्शन कैसी होगी? अगर मैं चलो एक डायरेक्शन ये मान लेता हूँ इधर वाली, तो डायरेक्शन कैसी होगी? देखो, अगर इसको मान लेते हैं F12 ये होगा, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। यानी अगर इसको मान लेते हैं A, यानी इस AB का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, इसकी पोजीशन A है और इसकी पोजीशन B है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? AB वेक्टर। ये होगा सिंपल। तो AB वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा R2 माइनस R1, ये लिखेंगे। R2 मेरे पास ये है, ये कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस R1 कितना है? ये है मेरे पास i कैप प्लस 2j कैप। यही है मेरे पास AB वेक्टर, ये है AB। तो AB इक्वल टू क्या होगा मेरे पास? डिफरेंस करके आएगा, ये आएगा i कैप प्लस 2j कैप। ये आ जाएगा मेरे पास AB वेक्टर। यानी ये मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स एक्ट होगा। यानी इसका मतलब अगर फोर्स के लिए मैं लिखना चाहूँ, फोर्स वेक्टर लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, और लिखूंगा यहाँ से वेक्टर F, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F। तो वेक्टर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड कितना दिया है फोर्स का? ये दिया है 2 न्यूटन। और इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, और ये होगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स मेरे पास अप्लाई होगा, क्योंकि तो खाली डायरेक्शन की बात है। तो ये हो जाएगा 2, और AB वेक्टर को क्या लिखूंगा? i कैप प्लस 2j कैप अपॉन √1 प्लस 4। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4। तो ये कितना आएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप, और नीचे मेरे पास आएगा पूरा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ऊपर मेरे पास आएगा 2, ये होगा i कैप प्लस 2j कैप, अंडर मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आएगा फाइनल फोर्स वेक्टर। तो सिंपल सा सवाल था, दो चार्ज मुझे दिए थे, कोऑर्डिनेट मुझे दिए थे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डायरेक्शन फोर्स वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होती है। तो उसको नोट करो। फिर एक सवाल मैं आपको 3D के अंदर भी करा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए सवाल नोट कर लिया होगा आपने। ये सवाल आपने लिख लिया होगा 2i प्लस 2j अपॉन √5। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन एक 3D में हम यहाँ पे कर लेते हैं। 3D में कैसे करेंगे? देखो 3D में करेंगे। अगर क्वेश्चन मेरे पास है, इफ अ बर्ड मूव one pole to other pole, if a bird move one pole to other pole having coordinate और having position भी आप बोल सकते हो। ये मेरे पास है 1 -2 5 एंड 4 2 2, 1 -2 5 और 4 2 2। ठीक है, फाइंड आउट वेलोसिटी
वेक्टर ऑफ बर्ड इफ बर्ड हैविंग स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से नोट करो। इफ अ बर्ड मूव वन पोल टू अदर पोल हैविंग कोऑर्डिनेट 1 - 2,5 एंड 4,2,2 फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बर्ड इफ बर्ड हैविंग स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसका आप नोट करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैंने पहले भी बोला है कि 5 से 10 मिनट आपको देनी है, 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन यहाँ पे देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को वही फील के साथ एक बार देखेंगे, एक बार कोऑर्डिनेट बनाएंगे यहाँ पे, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की फॉर्म लिखना चाहूँ, पहले मैं बना लेता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, देखो तो इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ ये। तो ये मेरे पास एक्सिस होगी x और ये मेरे पास होगी y, और ऊपर वाली मेरे पास कितनी होगी, ऊपर वाली ये मेरे पास होगी z। ऐसे हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा मैं बना लेता हूँ। अच्छा, अगर ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, इस प्लेन के ऊपर थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। तो जैसे अगर मैं पूरा दिखाना चाहूँ आपको ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से अगर मैं दिखाना चाहूँ इस तरीके से, तो ये मेरे पास होगा x, ये मेरे पास होगा पूरा यहाँ पे y, और पूरा ये मेरे पास होगा यहाँ पे z। आई होप थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा x, y और z। मुझे क्या बोला, कोऑर्डिनेट मुझे दिए 1 - 2,5, यानी x 1, 1 - 2, 5। इसका मतलब क्या है, x1 y1 z1। फील के साथ देखेंगे, x1 y1 z1। x1 में कितना है, यहाँ पे 1 होगा, और ये कितना होगा पीछे की तरफ, ये होगा यहाँ पे -2, यानी एक पोजीशन मुझे ये मिलेगी कुछ इस तरीके से। यानी इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये मुझे पोजीशन मिलेगी इसके। और z में कितना है, ये 5, यानी ये यहाँ पे एक पोल मेरे पास होगा जो किस पोजीशन पे होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, जिसकी हाइट मेरे पास होगी ये होगी, जिसकी हाइट मेरे पास कितनी होगी, जिसकी हाइट मेरे पास होगी 5 मीटर होगी अप्रोक्स। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मुझे किसके मिलेंगे, ये मिलेंगे 1 - 2 और -5, यानी इनिशियल जो बर्ड है वो यहाँ पर है, ये कोऑर्डिनेट मुझे मिले। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बोला है, 4,2,2, इसको मान लेंगे x2 y2 और ये मेरे पास हो जाएगा z2। 4 मेरे पास होगा यहाँ पे, 2 मेरे पास होगा कहीं ऊपर इधर की तरफ, इधर होगा 2, इधर होगा, ये होगा 4, और यहाँ पे हाइट कितनी है पोल की, ये हाइट मुझे दी है 2, कितनी दी है 2। अच्छा, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने हैं, 4,2,2, यानी ये बर्ड उड़ के यहाँ से यहाँ पे आई है, यानी ये, इसको बोलूँगा मैं, ये कंडीशन मुझे थी, यानी बर्ड पहले इस पोल पे थी और उड़ के कहाँ आई, इस पोल के ऊपर आई, यानी यहाँ से A से लेके B तक। तो A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट, और मुझे यहीं से क्या निकालना है, यहीं से मुझे निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में बर्ड उड़ के फ्लाई करके आएगी यहाँ पे पोजीशन A से पोजीशन B पर, या फिर पोल A से पोल B पर। तो उसको थोड़ा सा बना लो, फिर इसके बाद देखते हैं इसको कैसे सोल्व हम करेंगे। थोड़ा सा मैंने फील के लिए आपको बता दिया ही, ठीक है, ये बना लो आप। तो पोल A और पोल B, पोल A की पोजीशन ये होगी, पोल B की पोजीशन ये होगी। थोड़ा सा 3D में मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, जैसे नोट कर लेना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आप। अब मैं इसको देखो यहाँ से हटा देता हूँ और क्वेश्चन को आराम से सोल्व करते हैं अभी, ठीक है। क्या पूछा है मुझसे पूछा है फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस बर्ड। वेलोसिटी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर। तो v वेक्टर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी वेक्टर की जगह अभी मैंने देखा है क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी जगह इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जिधर इस बर्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ए बी वेक्टर हम निकाल लेते हैं पहले सिंपल, फिर यहाँ पे रख देंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसको मानेंगे R2 यानी 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये तो हो गया R2। और R1 मेरे पास क्या था, ये था i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये था। ए बी वेक्टर कितना आएगा यहाँ से,
इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा 3i कैप और ये आ जाएगा +4, ये हो जाएगा 4j कैप और ये मेरे पास होगा +2k कैप और ये आएगा -3k कैप। ये आएगा मेरे पास वेक्टर ए। 3i कैप ये हो जाएगा +4j कैप और -3k कैप। यानी वेक्टर ए का अगर डायरेक्शन देखना चाहूँ, ये आएगा वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर यही आएगा। ए बी वेक्टर कितना है 3i कैप 4j कैप -3k कैप और अंडर रूट कितना होगा, ये होगा 9 + 16 और +9, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आएगा मेरे पास। तो ए बी डायरेक्शन ऑफ ए बी ये कितना आएगा 3i कैप 4j कैप -3k कैप, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। और अंडर रूट कितना बचेगा, ये बचेगा 16 + 9 कितना होगा 25 और 25 और 9 मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास होगा 34। ठीक है, 16 + 9 25 और +9 मेरे पास कितना होगा, ये होगा 34। ये मेरे पास क्या है, ये आया मेरे पास यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। और जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और ए बी डायरेक्शन। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा वी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना दिया है, ये दिया है 5 और ये मेरे पास है 3i कैप 4j कैप -3k कैप और अंडर रूट मेरे पास है 34। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वेलोसिटी वेक्टर और यही मेरे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा समझ आया होगा आपको ये कि कैसे 3D में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्वेश्चन आ जाएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप नोट करो। चलिए, मुझे लगता है ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बर्ड मुझसे पूछा था। तो ये था मेरे पास वेक्टर रेजुलेशन 3D, 2 डायमेंशन रेजुलेशन और 3 डायमेंशन, और उसके बाद थोड़ा सा हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, ये टॉपिक। इसके बाद वेक्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।